नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बिहार शिक्षक भर्ती के सामान्य अध्ययन का यह तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। अभी तक हम लोगों ने 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आइए आज हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। प्रश्न पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल है कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, या क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, या रसायन, कार्बोहाइड्रेट, पानी और क्लोरोफिल। चौथा ऑप्शन है परजीवी, भोजन, क्लोरोफिल और ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सेकेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तात्या टोपे ने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और ये कानपुर के नेतृत्व करता थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857। तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। उन्नीस सौ 73 में केशवानंद भारती केस में इस प्रश्न को उठाया गया था कि प्रस्तावना को पूरी तरह से बदला जा सकता है, धाराओं में विभाजित किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या संशोधित नहीं किया जा सकता। 1973 में जो केशवानंद भारती केस आया था, इसमें यह बात रखी गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जिस तरीके से अन्य भागों में संशोधन किए जाते हैं उसी प्रकार प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संशोधित किया जा सकता है। तो अभी तक केवल एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और चूंकि ये जो संशोधन की बात रखी गई है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है और संशोधन की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आगे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर। सूर्य और चंद्रमा द्वारा गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से पृथ्वी को एक ही दिशा में खींचने के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक साथ होते हैं तब उच्च ज्वार अनुभव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद ज्वार भाटा। आगे बढ़ते हैं। गुप्त निवेश संबंधित लीक लिए हुए दस्तावेज जो कि पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर है, यह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध मुख्य रूप से ये मोसेक फोंसेका एवं कंपनी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसेक फोंसेका एवं कंपनी। आगे चलते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो आधारित पंचवर्षीय योजना थी वह पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक रही और यह मुख्य रूप से औद्योगिकरण पर आधारित थी। तो 1956 से 1961 जो पंचवर्षीय योजना थी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के नाम से जानी जाती है। आगे देखते हैं। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद बीबी। आगे देखते हैं। सागा 220 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो सागा 220 क्या है। ये जो सागा 220 है ये इसरो के द्वारा स्थापित यह एक सुपर कंप्यूटर है। तो राइट आंसर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। आगे देखते हैं। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं। तो इसमें सचिन को कुल 65% अंक प्राप्त होंगे। यदि देखा जाए तो मान लेते हैं कि 100 नंबर का गणित हो गया, 100 नंबर का विज्ञान हो गया, इसमें
इसको 70 मिला और इसे जो है कि यहाँ पर 60 मिला, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 200 हो गया, तो 200 और 130, तो 200 में 130 नंबर प्राप्त किया, तो इसने कितना परसेंट प्राप्त कर लिया, तो यह 65% प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 7 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को निरूपित नहीं कर सकती। तो इसमें जो 52 होगा यही निरूपित नहीं करेगा, बाकी ये 72, 48 और 8 तीनों ये निरूपित करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 12 दिन में एक तालाब खोद सकते हैं। यदि ए अकेले उस तालाब को 24 दिन में खोद सकता है तो ज्ञात कीजिए कि बी एक दिन में तालाब का कितना हिस्सा खोद सकता है। बहुत सिंपल है, देखिए ए है और बी है, ये दोनों मिल करके 24 दिन में खोदते हैं। यदि ए उसी तालाब को 12 दिन में खोदता है तो बी एक दिन में कितना खोदेगा तालाब को, तो एक दिन में ये 24 भाग खोदेगा, तो 1/24 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/24। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो यह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 से 1/3 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है n-1/t × 100। तो n क्या है, 2 है, -1/t कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, × 100 कर दीजिए तो 1/12 गुणते 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 8 से 1/3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, तो जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम दुधा बेटा है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 2637 मीटर। जबकि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाईमुडी है, इसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। इसके अलावा जो कलसूबाई है, यह तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम निम्न में से किस उपन्यास का हिस्सा है, तो यह जो आनंद मठ का एक हिस्सा है और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, तो यह आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये फैजपुर हो जाएगा। महाराष्ट्र में यह फैजपुर है। जलगांव एक ज़िला है महाराष्ट्र का, तो जलगांव ज़िले में फैजपुर गांव था। उसी फैजपुर गांव में ही 1937 में जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने कहाँ राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था, तो जो अरुणा आसफ अली थी ये बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में झंडा फहराया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या की पहचान करें जो निम्न श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो इनमें जो है इनका श्रृंखला बना लीजिए, तो ये जो 46 होगा यही संबंधित नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। 17 में 6 जोड़ दीजिए तो 23 होगा। 23 में 7 जोड़ दीजिए तो 30 में 8 जोड़ दीजिए तो 38। देखिए तो यहाँ पे 6, 7, 8, 9 ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 9 होगा तो 47 होना चाहिए, है ना। फिर 27 में तो जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दो संबंधित 3 है और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग इसका 200 हो जाएगा। आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके देख लीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात एक संबंधित 4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा एक संबंधित 16 हो जाएगा। अब 20वां नंबर का सवाल क्या है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो बहुत आसान सवाल है। तो 2 और 3 यहाँ पे दिया है। ये वाला देखिए, आप ये वाला वर्ग देखिए, यहाँ पर ये जो मैं लगा रहा हूँ ये वाला वर्ग देखिए, तो ये वाले वर्ग में 2 और 3 है, तो 2 गुणित 3 कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, और 6 का वर्ग 36, और इसी प्रकार से 6 और 2 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144,
3 5 15 हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 और 4 चौका 16 हो जाएगा, तो 16 का वर्ग 256। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी पर्यावरण संबंधी चिंता का विषय नहीं है? तो जो इसमें ओजोन परत का बढ़ना है यही चिंता का विषय नहीं है। बाकी सभी ये तीनों, प्लास्टिक की खपत और इस्तेमाल वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण स्तर, ये तीनों क्या है? चिंता के विषय हैं। लेकिन यहाँ पे ओजोन परत का बढ़ना है, तो ओजोन परत का बढ़ना चिंता का विषय नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही अनुकूल पारिस्थितिकी जो है कि विषय है। आगे बढ़ते हैं, CSIR का पूरा नाम क्या है? तो CSIR का पूरा नाम होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती उसे कहा जाता है? तो उसे लुप्तप्राय प्रजाति के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्र के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो किसने संभाली? तो यह जो गुप्त साम्राज्य की बागडोर था वह समुद्रगुप्त ने संभाली हुई थी। माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो यह प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा भोजन को प्राप्त करता है। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है? तो ये जो बौद्ध स्मारक है ये सांची स्तूप है, और इस सांची स्तूप को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। उसके बाद देखते हैं, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्न में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ये तो डेसिबल का 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के डेसिबल मनुष्य के लिए जो है कि सुनने के लिए योग्य होता है। तो ये डेसिबल इसका मात्रक हो गया। आगे देखते हैं, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये जो काली है इस काली को DRDO और बार्क के द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। निम्न में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो है कि अंग इनमें से जो राज्य परिषद है यही नहीं है, बाकी महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सुरक्षा परिषद है। इसके अलावा कुल ये 3 हो गए, 3 और है, तो टोटल संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो इसमें जो ICICI है ये सार्वजनिक नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत तौर पे है। बाकी NTPC, भेल और BCCL ये क्या है? सार्वजनिक इकाई है। कामत, नामचा, बरवा, गुल्ला, मंदाता ये क्या है? ये सभी क्या है? हिमालय की पर्वत चोटियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय की पर्वत चोटियाँ। तो ये हिमालय को ही गुल्ला मंदाता, नेपाल में गुल्ला मंदाता कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में वही नामचा बरवा रहता है। आगे चलते हैं, निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता? तो शहरी ऋण विपणन का विकास, मानव संसाधनों का विकास, जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो इसमें जो शहरी ऋण है यही ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है, बाकी अन्य तीनों समर्थन करते हैं। 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा संतुलन क्या है? तो ऊष्मा संतुलन पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच के संतुलन को हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यही पहला वाला हो जाएगा। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो ये तो महावीर थे। विश्व का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी 1911 में कहाँ से कहाँ भेजा गया था? तो ये इलाहाबाद से नैनी में भेजा गया था। विश्व का पहला आधिकारिक एयर मेल फरवरी हवाई जहाज़ के माध्यम से इलाहाबाद से नैनी के बीच में भेजा गया था। आगे देखते हैं, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंगों के कारण सुनाई देती है। तो यह क्यों सुनाई देती है? क्योंकि वहाँ पर डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन क्रिया होती है, उस कारण से हमें ध्वनि तरंगों के माध्यम से अन्य लोगों की बात सुनाई देती है। आज का अंतिम सवाल 40 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय ये जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर जेनेवा का स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।